Hello, good afternoon, everyone. Today we are going to learn about the interfacing concept. Okay, now in front of you, you can able to see the slide having a title interfacing concept. Okay, now here a few points I listed here like introduction, input or output subsystems and register, memory or input or output mapping, interfacing using polling or interrupt, parallel IO system interface, serial IO interface system, analog or digital IO system interface, or IO subsystem register interface, or interface standard. These are the various sections are coming under the interfacing concepts. Okay, यानी अगर मैं यहाँ पर सिंपल अगर कोई एक रेजिस्टेंस अगर कोई मेरे कंट्रोलर से कनेक्ट करना चाहता हूं तो मेरा वहां पर कोई इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट वहां पर इस लिस्ट से आएगा, या मैं अगर वहां कोई सीरियल कम्युनिकेशन या पैरेलल कम्युनिकेशन करता हूं तो भी वहां पर एक कॉन्सेप्ट यहां से जुड़ेगा कि वो आपको इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट से थिंग्स बताएगा कि आप इस तरह इंटरफेस कर सकोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको जो इंटरफेसिंग के कॉन्सेप्ट है वो सारे यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए। ओके, चलिए हम यहाँ एक एक करके देखते हैं कि भाई ये इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है। नाउ सी, एन इंटरफेसिंग इज अ डिवाइस and or set of rules to match the output of one device to send information to the input of another device. Okay, so here actually हम इंटरफेसिंग करते हैं तो इंटरफेसिंग दो डिवाइसेस के बीच होता है। ओके, और दो डिवाइसेस में इंटरफेसिंग होते समय हम यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में उसे फिजिकल कनेक्शंस कहते हैं, या हम उसे कहते हैं भी हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। जब यहाँ पर हम वन एंड अनदर एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ रूल्स या कुछ प्रोसीजर या कोई सॉफ्टवेयर वहाँ पर यूज होता है, तो वो रूल्स के द्वारा या प्रोसीजर के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इंटरफेस कैरी आउट होता है। जब वहाँ पर फर्स्ट एंड दूसरे एंड से मैच होगा, ओके, तभी हम वहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में इंटरफेसिंग हो रहा है। ओके, इंटरफेसिंग इज द प्रोसेस of connecting devices together so that they can interchange or exchange the information. Okay, interfacing क्या होता है? It is the process of connecting devices together. Okay, जब हम दो डिवाइसेस यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, so that's why we can able to change the exchange the information. Okay, now the process of reading the input signal and sending the output signal is called IO. ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई सिग्नल रीड कर रहा हूँ या मैं वहाँ कुछ सिग्नल सेंड कर रहा हूँ तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं इनपुट आउटपुट। ओके, तो आईओ कन्वेंशंस यहाँ पर इस तरह रहते हैं। IO डायरेक्शन इज रिलेटिव टू द MCU। ओके, यानी इनपुट और आउटपुट की डायरेक्शन आपको यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी बाय रेफरिंग द माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो माइक्रो कंट्रोलर अगर हमें डाटा भेज रहा है तो वो आउटपुट हो गया। अगर हम माइक्रो कंट्रोलर के कोई पिन को या पोर्ट लाइन को डाटा अगर भेज रहे हैं तो वह इनपुट होगा। ओके,
Getting the point between these IO conventions. Okay. See, input is a data read by the MCU. मैंने अभी जो सेंटेंस कहा वो यहाँ पर लिखा. Input means it is a data read by the microcontroller unit. यानी माइक्रोकंट्रोलर जब भी डाटा रिसीव करेगा तो हम उसे 101% इनपुट ही कहेंगे. ओके. अगर माइक्रो कंट्रोलर आपको डाटा भेज रहा है, एखादे एलईडी है, एलसीडी है, 7 सेगमेंट है, कोई आउटपुट डिवाइस यानी वहाँ कोई डिवाइस अगर होगा तो वहाँ अगर वो रिसीव कर रहा होगा डाटा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से तो वो आउटपुट ही कहलाएगा. So output is data sent out by the microcontroller unit. MCU बोले तो microcontroller unit रहेगा. Okay. गेटिंग द मीनिंग ऑफ द इंटरफेसिंग. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. अभी यहां पर हम आईओ सब सिस्टम और रजिस्टर यहां पर देखते हैं. ओके. तो अभी यहां पर इनपुट आउटपुट की सब सिस्टम कैसी होती है. ओके. सब सिस्टम बोले तो क्या है. ओके. यानी कैसा है कि इनपुट या आउटपुट जब हम लेते हैं तो जब डाटा रिसीव करोगे या डाटा सेंड करोगे तो वहां पर कोई तो भी वहां इंटरमीडिएटर, वहां पर कोई तो भी एक ऐसा प्लेस रहेगा कि वह आपको अलाउ करेगा ये डाटा का लेना या देना. ओके. तो इस वजह से यहां इसे कहा गया है सब सिस्टम. ओके. तो अभी मैं यहाँ पर ये सब सिस्टम और रजिस्टर के बारे में बता रहा हूँ इस स्लाइड में. माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोग्रामेबल आईओ चिप हैंडल आईओ प्रोसेसिंग यूजिंग रजिस्टर. ओके. यानी माइक्रो कंट्रोलर रहेगा या कोई प्रोग्रामेबल आईओ चिप रहेंगे, प्रोग्रामेबल आईओ डिवाइसेस रहते हैं. Okay, they will handle IO processing, they will handle the input of data or outputting of data using only register. Okay, so that's why here registers are coming in picture. Now question is, sir, what is register? Okay, so I'm telling you here, you already heard a resistance. Resistance is opposes the flow of current, but now here we are talking about the register, REGISTER. हमने ऑलरेडी क्या बात किए थे, RESISTANCE. ये नहीं, हम REGISTER की बात कर रहे हैं. रजिस्टर ये बनते हैं फ्लिपफ्लॉप से. मल्टीपल फ्लिपफ्लॉप अगर कैस्केडेड पैरेलल फैशन में अगर आप कनेक्ट करोगे तो वहां पर आप रजिस्टर फाइंड कर सकते हो. लेकिन जनरली रजिस्टर में अक्सर आपको सीरीज ऑफ और सीरियल वाइज फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शंस आपको दिखाई देगा. ओके. यानी वन फ्लिप फ्लॉप, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, वन फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर अ 1 bit डाटा. क्या? One flip-flop is used to store a 1 bit data. In the same fashion, मैं अगर एक फ्लिप फ्लॉप दूसरे फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट करता हूं तो 2 फ्लिप फ्लॉप मेरे पास होंगे. अगर 2 फ्लिप फ्लॉप है तो मैं वहां पर 2 बिट का डाटा वह कॉम्बिनेशन से होल्ड कर सकता हूं. गेटिंग माई पॉइंट. इन द सेम फैशन अगर वहां पर 8 फ्लिप फ्लॉप अगर मैंने कैस्केडेड या सीरीज फॉर्म में कनेक्शन अगर किए तो ऐसे सिचुएशंस में आपको वहां पर 8 बिट का मीन्स 1 बाइट का डाटा वहां पर अवेलेबल होगा और वहां हम 1 बाइट का रजिस्टर प्रोनाउंस करते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. तो जनरली आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में आप अक्सर रजिस्टर 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट ऐसा नाम सुनते हो. तो वह रजिस्टर
आपको अलाउ करता है टू होल्ड 1 byte or 2 byte or 8 byte, 16 byte of information and so on. Okay, so this is about the register. Now these register are permitting you to read data or to write data between the IO and microcontroller unit. रिमेंबर, यानी ये कौन हो गया? इंटरमीडिएटर. ये कौन हो गया? सब सिस्टम हो गया. यानी रजिस्टर है तो वो रजिस्टर वहां पर आपको अलाउ कर रहा है डाटा का ट्रांसफर या डाटा का रिसीविंग. गेटिंग? सो इस वजह से वहां रजिस्टर आपको माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोग्रामेबल आईओ चिप्स में दिखाई देंगे. दे विल हैंडल आईओ प्रोसेसिंग. They will handle a input and output data. Okay, getting the meaning? Now each interface is regarded as a subsystem. जितने भी आप वहां पर इंटरफेस देखोगे और इस इंटरफेस में आप जितने भी वहां पर पेरिफेरल का कुछ डिवाइसेस का यूज अगर देखोगे तो आप उसे सब सिस्टम कहते हो. तो अभी देखते हैं कि भाई सब सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है. तो यहाँ देखिए, ईच सब सिस्टम हैज रजिस्टर एज कंट्रोल यूनिट, स्टेटस यूनिट एंड डेटा. यानी आप जो सब सिस्टम देखोगे वह एक रजिस्टर के फॉर्म में रहेंगे. वह कंट्रोल सिग्नल रह सकते हैं या स्टेटस सिग्नल रह सकते हैं या डाटा बस के फॉर्म में रह सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. नाउ 68SC11, ये नंबर आपको यस दिया है कि भाई यस यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, क्योंकि जैसा मैं 8051 कहता हूँ या 8085 कहता हूँ वैसा ही मैंने यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर का नाम लिया. ओके, 68SC11 रजिस्टर्स. ओके, अगर आप मैं 8051 भी बोलूँ तो नो प्रॉब्लम, उसमें भी इसी तरह की फैशन है. The subsystem uses different names for register. Okay, the subsystem uses different names for register. Some register contain bits used by different subsystem. कुछ ऐसे सम रजिस्टर वहाँ आपको फाइंड होंगे कि वह यूज करते हैं, उनके बिट आर यूज बाय डिफरेंट सबसिस्टम्स. ओके, उनके बिट्स कोई अदर सबसिस्टम यूज करता है. ओके, तो अक्सर आप फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के बारे में अगर सुना है तो वहाँ पर आपको ए या बी या सी, अगर माइक्रो प्रोसेसर 8085 है तो ए बी सी डी ई एच, ओके, और एल, ये इतने सारे रजिस्टर आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं. अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की बात करोगे तो वहां पर आएगा ए बी डीपीएच डीपीएल R0 to R7, इस तरह के रजिस्टर आपको वहां पर दिखाई देंगे. ओके. नाउ आईओ पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट. ईच सबसिस्टम हैज चिप्स, पिन और एक्सटर्नल लाइंस फॉर आईओ डेटा बिट्स. ओके, अगर आप कोई एक आदि सब सिस्टम देखोगे तो वहाँ इट हैज चिप पिंस और एक्सटर्नल लाइंस फॉर आईओ डाटा. ओके, तो उसे 101% एक्सटर्नल टर्मिनल वहाँ पर अवेलेबल होते हैं. उनके द्वारा, उनके यूटिलाइजेशन के द्वारा आप डाटा का रीडिंग या राइटिंग कैरी आउट कर सकते हो. ओके, each section of lines is called IO port. अगर आप कोई एक आधा सेक्शन देखते हो जैसा माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है तो वहां पर जितने सारे आपको इनपुट या आउटपुट लाइन एक्सटर्नल पिंस आपको दिखाई देती है तो माइक्रो कंट्रोलर में हम पोर्ट कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में आप वहां पर शायद एड्रेस या डाटा लाइंस कहते हैं. ओके, गेटिंग एवरीवन? गेटिंग दिस पॉइंट? Okay, now
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज, ये है, ओके, मैं कंफ्यूज हो गया। नाउ in front of you you can find input output subsystem and registers। आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली बताया है कि आप यहाँ पर जो सब सिस्टम है वह कुछ इस तरह फाइंड कर सकोगे। इसमें कंट्रोल रजिस्टर है, स्टेटस रजिस्टर है, या डेटा रजिस्टर है। ओके, यह आपको अलाउ कर रहे हैं डाटा इनपुट या डाटा आउटपुट। ओके, सिमिलरली यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल पिंस आपको देख के रखे हैं, उनके नाम कुछ शायद इस तरह है दिए हैं। सीपीयू मस्ट पोल स्टेटस, ओके, या आईओ डेटा आपको नाम दिया है, या मास्क नाम दिया है। ओके, चलिए नाम यहाँ पर बताता हूं। अभी यहाँ नीचे लाइन दी है आपको, पोल्ड आईओ नो इंटरप्ट सीपीयू मस्ट चेक अ स्टेटस बिट to determine whether an input output request occurred। ओके, तो जनरली कैसा है कि पोल स्टेटस, जनरली अर्लियर डेज में वहाँ मल्टीपल पिन रहते थे, तो मल्टीपल पिंस अगर इनपुट या आउटपुट है तो कौन से पिंस के ऊपर इनपुट रिसीव हुआ है या कौन से पिन को डाटा देना है, तो ऐसे सिचुएशन में सीपीयू वहां पर चेक करता था ईच एंड एवरी लाइन को। इस चेकिंग को कहा जाता था पोलिंग, पोलिंग मेथड। सो दैट्स व्हाई वह पोलिंग मेथड के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू ये अंडरस्टैंड कर पाता था कि भाई किस पर्टिकुलर लाइन को इनपुट देना है या किस पर्टिकुलर लाइन में आउटपुट देना है। तो किस पर्टिकुलर लाइन में इनपुट रिक्वेस्ट आई है या कौन सी लाइन के ऊपर आउटपुट की रिक्वेस्ट आई है, तो ये रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोसेसर वहां पर पोलिंग मेथड एडॉप्ट करता था। ओके, सो इसलिए कहा पोल आईओ नो इंटरप्ट, यानी वहां अर्लियर डेज में इंटरप्ट नहीं था। देन in such situation CPU must check a status bit। okay, the CPU will check what, a status bit। status means it is a status means whether स्कूल में आप एक क्लासरूम में बैठे हो और किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कैसे समझेगा कि इसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन है। तो आइदर वो रिक्वेस्ट करेगा बोल के या फिर हाथ उठाएगा कि भाई आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव डाउट, तो वो हाथ उसका या हैंड रेज करेगा और उसके द्वारा मैं उसे अंडरस्टैंड करूंगा कि यस दिस पर्सन विल हैव या दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव डाउट्स। इन सच सिचुएशन हियर आल्सो when the multiple pins are there with the CPU, they resist a request, and that request is present in a status. The status will be monitored by the CPU. So that's why the sentence is written like this: CPU must check a status bit to determine whether the IO request is occurred. Right? Getting everyone? And according to that, the CPU will give a service to that requested line। Okay? Now सेकंड लाइन यहाँ पर बताई है आईओ डाटा, यानी वह डेटा लाइन है, वहां से डाटा आ सकता है या जा सकता है। ओके, और जो थर्ड बताई है वह आईओ रिक्वेस्ट है, यानी जैसा अगर कोई पेरिफेरल कोई एक आधी लाइन में अगर अपने को वहां पर रिक्वेस्ट अगर भेजना है तो वहां रिक्वेस्ट भेजने के लिए वहां पर इस तरह का सिग्नल वहां पर जनरेट होता है और उस सिग्नल को स्टेटस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है एज अ लो टू हाई स्टेट में।
ओके, तो वहां पर हाई बिट अगर प्रेजेंट रहा तो ऐसे सिचुएशन में वहां सीपीयू का स्टेटस चेकिंग होगा, तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर डिवाइस को रिक्वेस्ट है, इस पर्टिकुलर लाइन में इनपुट या आउटपुट की रिक्वेस्ट है। ओके, गेटिंग एवरीवन? सिमिलरली मास्क इसलिए लिखा है कि एक बार आपका क्यूरी अगर सॉल्व हो गया तो आप हाथ ऊपर या हैंड रेस करके ही रखेंगे क्या? once I solve your query, okay, then also you will raise your hand. Still you are keeping your hand in raise situation. Your answer is no. Okay, once you got the satisfied answer, you will not raising your hand. आप हैंड को रेज करना बंद कर दोगे, निकाल लोगे हैंड का रेजिंग जो किया था वो आप रेज नहीं करोगे। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में सीपीयू की एक्शन रहेगी उस सिग्नल को मास्क करना। मास्क यानी कि भाई उसको अभी यहाँ पर ऐसा सिचुएशन यानी लॉजिक 1 to 0 कन्वर्ट कर देगा, यानी भाई वहां उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई एंड उसका वर्क कैरी आउट हो गया। इस वजह से वहां पर मास्क वर्ड लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ आई एम गोइंग ओवर द नेक्स्ट वन स्लाइड। Now here, as per the innovations carried by the designer, मैंने पहले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया कि भाई अर्लियर डेज में पोलिंग मेथड था, लेकिन वह पोलिंग मेथड में सीपीयू का जो टाइम था वह कंज्यूम होता था, यानी सीपीयू ईच एंड एवरी लाइन को चेक करेगा स्टेटस के द्वारा, और जैसे ही वहां स्टेटस रेज पोजिशन में रहेगा तो उसे सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये ओवरबर्डनिंग हो गया सीपीयू का कि सीपीयू को उसका पर्टिकुलरली एक्शन तो कैरी आउट करना ही है, बट उसे एड ऑन वर्क कहा गया कि भाई उसे मॉनिटर भी करना है कि कोई रिक्वेस्ट उसे कर रहा है आईओ ऑपरेशन के लिए या नहीं। अगर वहां कोई डिवाइस अगर आईओ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है तो immediately he will proceed for further operation, but in case if there is a request, if there is a single request then no problem, if there are multiple requests means the cpu will continuously busy to entertain that request. So this problem will be eliminated by the designer. Recently interrupt is introduced instead of pooling. So that's why this slide is dedicated over the identification of the interrupt. Means now here any input or output device would like to receive or transfer data. In such situation, that device will send an interrupt request to the CPU. So that's why at the bottom side there is an inward arrow written as IO request. Okay, once the CPU will receive that request, okay, that microprocessor or the CPU will identify which type of interrupt is this. Means यहाँ आईओ रिक्वेस्ट अगर उसने ग्रांट, आईओ रिक्वेस्ट अगर उसने एक्सेप्ट किया तो वह ये देखता है, सीपीयू यह फाइंड करता है कि भाई यहाँ जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया है तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट किस प्रकार का है, उसका प्रायोरिटी क्या है। याद रखिए यहाँ पर प्रायोरिटी वर्ड आता है। प्रायोरिटी यानी प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटी बोले तो प्रेफरेंसेस, यानी यहाँ पर एवरी डिवाइस विल हैव इट्स ओन प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि सभी डिवाइसेस को एक ही प्रायोरिटी दी जाती है। कैसा है, हमारे सिस्टम्स, हमारे पर्टिकुलर कंट्रोलर सिस्टम्स या माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में जितने सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ डिवाइस हाई प्रायोरिटाइज रहते हैं कि उनको हाईली इंपॉर्टेंट वर्क कैरी आउट करने के लिए डेडिकेट किया जाता है।
कुछ डिवाइसेस रहते हैं कि उनको मॉडरेट इंटरप्ट कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, कि उनको रिक्वायर्ड है, वो कंटिन्यूअस वर्क कैरी आउट कर रहे हैं, लेकिन वह मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी कैटेगरी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में है कि वो जनरल पर्पज इंटरप्ट कहलाते हैं, कि भाई वह कभी कभी इनिशिएट होते हैं और कोई पेरिफेरल के द्वारा वह जनरेट होते हैं। तो ऐसे कैटेगरीज में हमारा माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर का पेरिफेरल या जो आईओ सिस्टम है वह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम वहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरप्ट सीपीयू के द्वारा कैरी आउट करते हैं। तो सीपीयू will monitor which type of interrupt, which category of interrupt is requesting. It has higher priority, moderate priority, or lower priority. Higher priority will have, or okay, higher priority will have highest preference, moderate priority will have second preference, and general purpose category will have third preference. मीन्स उसके द्वारा उनको प्रेफरेंसेस भी सेट रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 1 2 3, उनको वहां पर कोई तो भी वहां रिक्वेस्ट आइडेंटिफिकेशन दिया रहता है। वो आपको इंटरप्ट स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद समझ में आता है। गेटिंग माई पॉइंट? Now once CPU will identify the interrupt, okay, he want to respond. If the CPU wants to respond to the interrupt, then immediately it will acknowledgement. It will generate an acknowledgement via a interrupt line that will be shown at the bottom. Okay, तो बॉटम साइड में आपको वहां पर लिखा है CPU corresponds to interrupt। ओके, तो जैसे ही वहां पर CPU इंटरप्ट रिक्वेस्ट इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है टू द रिस्पेक्टिव पेरिफेरल डिवाइसेस, in such situation that respective peripheral will understand that the CPU granted my request of input or output. In such situation, that peripheral and the CPU will do the communication. Okay, so this will be the action carried out by the interrupt. Okay, so this is the IO subsystem. Okay, so under that interrupts are get handled. Okay, and they are driven. IO request causes interrupt, and CPU responds to the interrupt. Okay, getting this point? I hope I have given you a clear idea about the polling as well as a interrupt. Now next will be memory or input output mapping. Now we will see here, in case if you would like to interface a memory, then क्या मेमोरी इंटरफेसिंग में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट होता है? नहीं, आंसर रहेगा नहीं। जनरली मेमोरी आइदर इंटरनली प्रेजेंट रहती है या एक्सटर्नली प्रेजेंट रहती है। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में जनरली मेमोरी एक्सटर्नली या इंटरनली प्रेजेंट रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर मेमोरी से डाटा लेना या देना माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यहाँ दो मेथड के द्वारा होता है। पहली मेथड है मेमोरी मैप आईओ। तो इस मेमोरी मैप आईओ टेक्निक को यहाँ एलेबरेट किया है। और सेकंड आता है आईओ मैप आईओ, तो वह नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन किया है। मैं पहले एक एक एक्सप्लेन करता हूं। पहले मेमोरी मैप आईओ यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अभी मेमोरी मैप आईओ होता क्या है? ओके, सी ईच आईओ रजिस्टर हैज एन एड्रेस जस्ट लाइक मेमोरी लोकेशन। यानी रिमेंबर, in terms of microprocessor or microcontroller system, whenever a microcontroller or microprocessor adopt a memory map IO concept of interfacing, in such situation each input, output, and memory are considered or treated
एज अ मेमोरी लोकेशन, यानी वहां पर जो भी इनपुट डिवाइस रहेगा, जो भी आउटपुट डिवाइस रहेगा, वहां माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर उसे एज अ मेमोरी लोकेशन ही ट्रीट करता है। ओके, उसे इनपुट डिवाइस या आईओ डिवाइस नहीं समझता है, उसे मेमोरी लोकेशन एज अ ट्रीट करता है। तो इस वजह से वहां मेमोरी मैप आईओ इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट कहा गया है। ओके, मैंने में एक माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी मैप आईओ और आईओ मैप आईओ में डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी दिया है, तो मेरे सेकंड यूनिट में ये बात वहां पर आएगी। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट में इसे कंप्लीट करके आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट वन पॉइंट आता है आईओ मैप आईओ। अभी आईओ मैप आईओ में यहाँ माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर कंसीडर करता है आईओ एज आईओ एंड मेमोरी एज अ मेमोरी, यानी मेमोरी को मेमोरी ही कंसीडर करेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही कंसीडर करेगा। ओके, यानी अगर इनपुट डिवाइस अगर होगा तो इनपुट डिवाइस रिलेटेड ही कमांड एग्जीक्यूट करेगा, अगर आउटपुट डिवाइस होगा तो आउटपुट डिवाइस रिलेटेड ही कमांड एग्जीक्यूट करेगा, अगर मेमोरी होगी तो मेमोरी रिलेटेड ही कमांड एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन मेमोरी मैप आईओ में वैसा नहीं होता है। मेमोरी मैप आईओ में मेमोरी रहे या इनपुट रहे या आउटपुट रहे, सभी में एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन वहां पर यूज होगी और वह रहेगी यूटिलाइजेशन, वह यूज करेगी मेमोरी एड्रेसेस। इसी मेन डिफरेंस को यहाँ पर यूज किया जाता है मेमोरी मैप और आईओ मैप आईओ टेक्निक्स में। गेटिंग? So this is about the memory map and IO map IO. Now इंटरफेसिंग यूजिंग पोलिंग और इंटरप्ट ऑलरेडी मैंने दोनों का इंटरफेसिंग भी बताया। आई होप यहाँ पर दोनों को समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इंटरफेसिंग और पोलिंग में दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी बताया वहाँ पर। ओके, यू जस्ट गो थ्रू द नोट्स, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, मैंने ये इंटरप्ट ड्रिवन ये भी वहां पर बताया था डायग्राम्स के द्वारा। अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पर पैरेलल आईओ सिस्टम्स में जा रहा हूँ। नाउ अभी पैरेलल इंटरफेसिंग ये एक पॉइंट यहाँ पर आता है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में। जनरली यहाँ पैरेलल आईओ सब सिस्टम कहा गया है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा 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 समझ में आया। उसमें वहां पर आपको पोर्ट्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एवरी पोर्ट में आपको वहां पर 8 लाइंस दिखाई देंगी और 8 लाइन के साथ 8 बिट वहां पर दिखाई देंगे और 8 बिट के 8 नेम्स वहां पर दिखाई देंगे, राइट? तो ये पोर्ट्स जनरली हमारे माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स में एडॉप्ट किए जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स में जनरली अक्सर ports यूज होते हैं and they are configured as input or output. They are used to accept a data in parallel fashion or they are used to transfer a data in parallel fashion. Okay, so that's why here ports are prominently adopted for transferring data in parallel fashion. यहाँ पैरेलल ही क्यों वर्ड लिया गया? क्योंकि यहाँ एक साथ 8 बिट ट्रांसफर किए जाते हैं या 8 बिट रिसीव किए जाते हैं। कितने एट अ टाइम? 8 बिट ट्रांसफर किए जाते हैं या 8 बिट रिसीव किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर पैरेलल डेटा ट्रांसफर कहा गया है। ओके, just by observing this diagram you can able to understand
Okay, this is a parallel data transfer. Okay, now I'm going over the applications. Okay, I'm telling you here application, generally programmable controller or specialized industrial computer design for a manufacturing plant environment or security subsystems और कीबोर्ड और प्रिंटर में जनरली पैरेलल सबसिस्टम्स का यूज होता है. नाउ नेक्स्ट आता है सीरियल सबसिस्टम और सीरियल सिस्टम. यहाँ पर दो तरह का कम्युनिकेशन होता है. ओके, जब हम यहाँ सीरियल कम्युनिकेशन कैरी आउट करते हैं तो सीरियल मीन्स व्हाट, पहले क्वेश्चन अराइज होता है, सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल सिस्टम्स मीन्स व्हाट. सीरियल सिस्टम्स मीन्स हम ओनली सिंगल बिट एक लाइन के द्वारा ट्रांसफर करते हैं. हम एक ही लाइन यहाँ पर कम्युनिकेशन में यूज करते हैं और वह सिंगल लाइन के द्वारा डेटा का ट्रांसफर होता है. ओके, तो एट अ टाइम ओनली सिंगल बिट गेट ट्रांसफर्ड और ओनली सिंगल बिट गेट रिसीव्ड. नाउ अभी यहाँ पर सीरियल सिस्टम्स के दो टाइप्स यहाँ पर आपको दिए. पहला आता है सिंक्रोनस, दूसरा आता है असिंक्रोनस. अभी क्वेश्चन अराइज होगा भाई सिंक्रोनस किसे कहते हैं और असिंक्रोनस किसे कहते हैं. सी, I am giving you one diagram. In this diagram, you can find in left hand side there is a master, and in right hand side there is a slave. And in between these, you can see three lines. First one is MOSI, यानी master in, slave out. Okay, MOSI means master out, slave in. और MISO यानी मास्टर इन, स्लेव आउट. ओके, तो यहाँ ये दो लाइन है, इनके द्वारा आप डेटा का ट्रांसफर कर सकते हो. यानी मास्टर के द्वारा या स्लेव के द्वारा डाटा का ट्रांसफर होगा. तो मास्टर स्लेव को या स्लेव मास्टर को डाटा ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट रजिस्टर. तो शिफ्ट रजिस्टर वहां शिफ्ट करेगा बिट्स को. कितने बिट शिफ्ट करेगा एट अ टाइम? ओनली सिंगल बिट. ओके, ओनली सिंगल बिट गेट शिफ्टेड आइदर इन मास्टर आउट और मास्टर इन. अगर मास्टर आउट के द्वारा सेंड करता है तो स्लेव इन होगा, या अगर स्लेव आउट होगा तो मास्टर इन होगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से यहाँ एट अ टाइम ओनली सिंगल बिट का ट्रांसफर होगा. लेकिन ये ट्रांसफर होते समय बॉटम साइड में आपको क्लॉक लाइन वहां पर दी है, CLK. दिस क्लॉक लाइन is shared between master and slave. Okay, so that's why here only a single clock or only a single clock oscillator is shared among master and slave. Means master and slave operates on the same frequency. When both are operating on the same frequency, then such type of communication is called synchronous serial IO communication. Getting my meaning? Okay. So यहाँ इसे सिंक्रोनस सीरियल आईओ सबसिस्टम कहा गया है. चलिए अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ टाइप्स कौन कौन से हैं. Synchronous serial systems are typically used when all devices are local. ओके, यानी यहाँ पर जनरली ये सिस्टम कब यूज होगी? जब सारे डिवाइसेस लोकल होंगे, यानी सारे डिवाइसेस एक दूसरे से एक ही क्लॉक के द्वारा कनेक्टेड होंगे. तो यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कम्युनिकेशंस कैरी आउट होता है. सिंप्लेक्स, मैं उल्टा रीड कर रहा हूं, बॉटम से अब जा रहा हूं. सिंप्लेक्स,
देन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता क्या है ये पहले देखते हैं। सिंप्लेक्स मीन्स द डेटा लाइन्स is used only for transmitting or receiving, यानी हम जो डाटा लाइन्स यूज कर रहे हैं वह ट्रांसमिशन के लिए या रिसेप्शन के लिए एक ही ऑपरेशंस के लिए यूज की जाएगी, तो वह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहा जाएगा। सेकंड आता है हाफ डुप्लेक्स। A half duplex means a data line can either transmit or receive at any one time, यानी हाफ डुप्लेक्स में डाटा लाइंस के द्वारा डाटा का ट्रांसमिशन या डाटा का रिसेप्शन आपको होगा, लेकिन एक ही द्वारा एक ही लाइन के द्वारा बोथ पॉसिबल होगी। ओके, एट एनी वन टाइम। ओके, सो आइदर ट्रांसमिट और रिसीव, आइदर होगा, एक साथ नहीं होगा। आइदर वी कैन एबल टू ट्रांसमिट और आइदर वी कैन एबल टू रिसीव। ओके, तो ये ऑपरेशन हाफ डुप्लेक्स में होगा। और फुल डुप्लेक्स सिस्टम रहेगा, डेटा इज रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। ओके, यानी वहां पर आपको डेटा का ट्रांसमिशन भी हो सकेगा और रिसेप्शन भी होगा, यानी वहां पर मैक्सिमम 2 लाइन होंगी, उनके द्वारा आपका डाटा ट्रांसमिट या रिसीव हो सकेगा साइमल्टेनियसली। इस वजह से इसे कहा गया है फुल डुप्लेक्स सिस्टम। हाँ, अभी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। यहाँ यह सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन यूज होगा डिस्प्ले ड्राइविंग चिप्स में, डेटा कन्वर्टर्स में, रियल टाइम क्लॉक्स में या कंट्रोल बस में। इन एप्लीकेशंस में इस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। ओके, नाउ असिंक्रोनस बता रहे हैं यहाँ इस डायग्राम में। देखिए, आपको एक ट्रांसमीटर नाम लिखा है और दूसरे साइड में रिसीवर नाम लिखा है, बराबर नाम दिखाई दिए, और आखिरी में लाइन लिखी है असिंक्रोनस, ईच डिवाइस यूजेस इट्स ओन क्लॉक। सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं। ट्रांसमीटर में देखिए ट्रांसमिट क्लॉक लिखा है और एरो इनवर्ड गया है, और रिसीवर में रिसीव क्लॉक लिखा है और एरो इन गया है, यानी दोनों के क्लॉक सिग्नल अलग अलग है। यहाँ दोनों के क्लॉक सिग्नल अलग अलग है, यानी ट्रांसमीटर अगर 2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट हो रहा होगा तो रिसीवर 4 या 6 मेगाहर्ट्ज या कोई अदर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट हो रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रकार के कम्युनिकेशन को कहा गया है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में आपको यहाँ ऑपरेशन कैरी आउट करते समय शिफ्ट रजिस्टर ही यूज हुआ है, वह डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है। ओके, और दूसरा रिसीवर में शिफ्ट रजिस्टर डेटा का रिसेप्शन कैरी आउट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, यानी क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, और रिसीवर रिसीविंग फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, और वहाँ डेटा का ट्रांसमिशन होगा। ऊपर के साइड में आपको मैसेज फॉर्मेट बताया है, वह मैसेज फॉर्मेट वहाँ ट्रांसमिट होगा। तो वह मैसेज फॉर्मेट आगे चल के स्टार्ट और स्टॉप बिट्स में इनक्लोज किया है, और वह मैसेज फॉर्मेट एज अ डेटा फ्रेम बन गया, और वह डेटा फ्रेम टाइम के ऊपर ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। ओके, नाउ here a theory is given. The use of start and stop bits is referred as framing the data. तो वहाँ आपका जो डाटा है वह स्टार्ट और स्टॉप बिट्स में एनक्लोज किया जाएगा, और वह डेटा फिर ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होते समय वहाँ पर
डाटा का ट्रांसफर रेट वहाँ यूज होता है, उस रेट को कहा जाता है बॉड रेट. Baud rate means the rate at which the bits are get transferred from transmitter to the receiver. It's called baud rate. Okay. So here we can use this asynchronous type of communication in following application like computer communications to peripherals like modem, mics, instruments, printer, and many computing devices. Okay, one of the most common asynchronous standard is RS-232 interface. Okay, so RS-232 cable is most prominently adopted for asynchronous type of communication. Okay, now here in this slide, programmable timer IO subsystem is given. Here multiple waveforms are given to you. These waveforms are given because of the timers. Okay, by using a timer, the CPU does not have to execute software time delay loop to keep track of time. Okay, generally with the help of this timer, we can able to provide a specified amount of the time, either fixed duty cycle or either variable duty cycle or one shot operation or counting pulses or period measurement or pulse width measurement type of signal are generated with the help of timers IO subsystem. It is one of the way of receiving and transferring the signal from the externals like application like automotive, speed control of DC motor, or reference timing signals etc. इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जनरली अक्सर टाइमर्स और काउंटर्स का यूटिलाइजेशन होता है. ओके, तो अभी तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जानकारी आर्किटेक्चर के साथ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ टाइमर का आपको टाइमर आईसी 8253 या 8254 या आपको वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का इंटरनल सब सिस्टम मुझे वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन एबल टू सी और अंडरस्टैंड दिस timer IO subsystem. Okay, but due to the restricted time, I am ending this point just by explaining this. Okay, now next point is analog or digital IO subsystem. Now, analog to digital or digital to analog subsystems are also most prominently adopted. The purpose of analog to digital subsystem is to convert the analog signal like analog input into the digital one. In the diagram, it is shown a analog to digital system. In this, a analog input is applied with a time period T1, T2, T3 and it has an amplitude like voltage. Okay, this particular analog input is applied to this analog to digital converter system. Its purpose is to convert this analog input into the digital one. So that's why you will find the data register like at T1 it is 00000000. Similarly at T2 it is 1 then 0 all and at T3 you will find all ones. Okay. So in this fashion you will see the conversion of analog data into the digital one. Okay. So this is about the analog subsystem. So analog subsystem is a one of the way of conversion of your analog input into the digital one. Okay. Similarly, the another way is in case if you have digital data, then that digital data you can convert it into the analog one. So here again the same digital data is coming from the data register like T1, T2 and T3. That digital data is given to the
digital to analog converter, the purpose of the digital to analog converter is to convert the digital data into the output, analog output. So you can see the DAC, shortly we will say digital to analog converter. Its purpose is to accept the digital data and convert it into the analog one. So again, you can find the reproduction of that analog output. Okay, whatever the analog input you have applied at the earlier slide, the same exact replica signal is get generated. So that's why this is the reversible things. Okay, so ADC and DAC both are reversible to each other. Okay, now as I told you that IO subsystem register are present, like control register, status register, and data register are there. Okay, so that's why here the control register will be looks like this. It has some bits. They are defined in this fashion, like IE interrupt enable, LE like IO request level, or ED IO request is sensitive, DIR IO direction, or TM transfer mode. Okay, so you can see this control register for the control signal generations point of view. Similarly, you can able to see a status signal as well as the registers. Okay, now here you can see a status register, okay, and data register. Now, last I am telling you here in the slide is a standard interface standard which are adopted whenever we are going to do the interfacing. Now, whenever you are going to interface any peripheral in industries, जब आप वहाँ इंडस्ट्रीज में जाओगे तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वहाँ पर एडॉप्ट किए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपको वहाँ पर ये सर्टिफाई करना पड़ता है कि आई डिड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरफेसिंग. So that's why here you can find three different organizations standard are listed in this slide, like IEEE, the Institute of Electrical and Electronics Engineering. Second is the American National Standard Institute, like NC, and International Standard Organization, ISO. So these types of standards are need while interfacing. Okay, so that's why whenever you are going to do any kind of interfacing with microprocessor, microcontroller, PLC, Arduino board, or anywhere, you need to follow these types of standards. So that's why this video is dedicated to the interfacing. So I hope every student will get an idea about the interfacing. Okay, so you are requested to like this channel. You are requested to give your attendance in a comment box. Those who are not in from my college, they can also give your attendance with your name. Okay, I will understand that. Yeah, you did the comments. Okay, you find this video will be benefited for you. Thank you very much.